हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग CUT के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे बेचू बेसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की और इसके में जाने के लिए जो एग्ज़ाम हमको क्वालिफाई करना है CUT की। एक्चुअली में जब से CUT एग्जामिनेशन के ये अनाउंसमेंट हुए कि यार अब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके एग्जामिनेशन एक साथ होने वाले हैं, जो बच्चे आज हम लोग केवल BHU की बात करते हैं, तो जो बच्चे स्पेसिफिकली सिर्फ BHU से BSc करने का एक ड्रीम देख रहे थे कि हमको BHU में जाना है, वहाँ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, BSc मैथ्स बायो जो भी है, उनके मन में एक डाउट आ गया कि यार अब तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा, सारे बच्चे आ जाएंगे, कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, कैसे होगा। ये एक डाउट था, सबके मन में था, ठीक है। और बहुत लोगों के मन में अभी भी ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, ये तुम्हारे प्रिपरेशन को इफेक्ट डाल सकता है। तो आज मैं तुमको जो बताऊंगा वो ध्यान से बस सुनना कि एग्जामिनेशन कैसा इस वक्त रूप ले चुका है और पहले के कंपैरिजन में इस वक्त BHU के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना, किसी प्रोग्राम की बात नहीं करूँ, क्योंकि मैं सिर्फ BSc वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, BSc की बात नहीं करूँगा, बाकी किसी प्रोग्राम के लिए पहले के कंपैरिजन में जाना बहुत आसान हो चुका है। आई रिपीट माई वर्ड्स, पहले के कंपैरिजन में BHU के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन इज़ ईजियर, बहुत आसान है। कैसे है, क्या है, सारा डाउट्स सारी चीज़ों में क्लियर करता हूँ। तो जो बच्चे भी स्पेशली ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स के मन में एक बहुत बड़ा सवाल था और मुझको उनकी चिंता हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि बेचारे एक साल अपना पूरा स्पेंड किए होते हैं। तो उनको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू BHU। कैसे, हाउ, क्या होगा, ये सब तुमको बहुत क्लियर बताता हूँ और समझो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जो फ्रेशर्स हैं उनको तो समझना ही है, ठीक है। सुनो, तो जब से ये CUT का अनाउंसमेंट हुआ तो कि भाई पूरे देश के सारे बच्चे एक एग्जामिनेशन देंगे, तो एक धारणा बन गई, एक परसेप्शन बन गया कि यार अब तो BHU में पहले फॉर एग्जांपल BSc मैथमेटिक्स में रफली अगर 1 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एंट्रेंस में, तो अब तो पूरे देश के बच्चे अपीयर होंगे, 10 लाख 15 लाख संख्या चल जाएगी। हम कैसे कंपटीशन करेंगे, रैंक हमारा कहाँ जाएगा, कुछ अता पता नहीं चलेगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें मन में थी और शायद कुछ बच्चों के मन में अभी भी है कि एक्चुअली कैसे प्रोसेस होगा। तो वही चीज़ तुमको मैं क्लियर करूँगा, बताऊँगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले के कंपैरिजन में इस बार बहुत आसान है। एंड यू हैव एवरी रीज़न, जो ड्रॉपर्स हैं, यू हैव एवरी रीज़न कि यू हैव टू गो फॉर इट। या जो बच्चों ने अब तक माइंड मेकअप नहीं किया है, डायलेमा में है, यू हैव एवरी रीज़न टू गो फॉर इट। क्यों, देखो कैसे। सबसे पहले तो ये जो हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि यार पूरे जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे जो भी CUT में एडमिशन होंगे, सब BHU में फाइट करेंगे मेरे साथ, मेरा रैंक कहाँ जाएगा, मैं कहाँ फेंकाऊंगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या, मैं एक ही चीज़ तुमको समझाता हूँ कि क्या प्रोसेस होगा। अगर मैं तुमको ये समझाऊँ कि क्यों तुमको, अगर तुम ड्रॉप लिए हो तो क्यों तुमको एकदम पूरे फुल प्रिपरेशन के साथ फिर से जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, क्यों, तो 2-3 बातों को मैं एक पॉइंट वाइज करके समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं तुमको बताना चाहूँगा कि जो प्लस पॉइंट तुम सब के साथ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके वजह से तुम सबको एक बेनिफिट मिल रहा है, अब वो सिलेबस। अब ये अच्छा खराब है वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत अच्छी किस्म का इंसान हूँ, मैं कहूँगा खराब है ये, ठीक है। अगर केवल 12th पूछेगा तो मैं तो कहूँगा खराब है, तो मेरा अलग सोचना होता है। लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बात करोगे, एग्जामिनेशन स्टूडेंट क्या है यार, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात करोगे, ठीक है। बट मेरा मानना है कि हमेशा लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई को आसान नहीं करना चाहिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। चलो उसकी बात मैं बात करूँगा, फिलहाल जिस मुद्दे की बात करने आया उसकी बात मैं करता हूँ। सिलेबस तुम सबको पता है कि ओनली क्लास 12th NCERT, ओनली क्लास 12th NCERT ही तुम्हारा लेवल है, ये तुम्हारा सिलेबस है। 11th का पोर्शन नहीं आएगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है।
सबसे प्लस पॉइंट ये है कि BHU की परीक्षा ये क्यों आसान होने वाली है। सबसे पहली बात कि तुमको 11th पढ़ना ही नहीं है, यानी कि 60% तुमको सिलेबस नहीं पढ़ना, 40% पढ़ना 11th 12th। अब तुम्हें सर 11th का निकाल दिया तो 50% निकला, 60% कैसे निकल गया? अरे कहने को 50% है, तुमने 11th 12th पढ़ के देखा है ना बच्चों। 11th का जो सिलेबस है अगर तुम कंपेयर करोगे तो लगभग 60% ये होता है और 12th का लगभग 40% होता है। इस बात को ध्यान रख सकते हो। 11th क्लास बहुत लंबे है, मैगजीन हालत खराब कर देता है, बहुत लंबा है। तो कहने को 2 साल है, मगर जो टोटल सिलेबस का ऑलमोस्ट 60, चलो 55 मान लो यार, 55-45 मान लो, 11th ज़्यादा है ना, तो मोर देन 50% सिलेबस तुम्हारा खत्म हो चुका है, तुमको पढ़ना ही नहीं है, तुमको 50% से भी कम सिलेबस पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर तुमने जो परीक्षा दी थी, जिन लोगों ने दी होंगी, जो टॉपर्स है या जो फ्रेशर्स है वो भी सुन ले कि क्यों आसान हो गया इस बार। जो पिछले साल तुमने एग्जामिनेशन दिया था, जो होता आया था अब तक, उसमें भारी भरकम सिलेबस आते थे, आधा से भी कम सिलेबस आ रहा है, चीज़ें आसान हो गई है। जो है एवरी रीज़न कि तुमको BHU में के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए। इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा कि तुमको सिलेबस आधे से भी कम पढ़ना है, सिर्फ 12th की, और भी NCERT, कोई बाहर की बुक नहीं, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं, बेसिक फंडामेंटल्स, एलिमेंट्री फिजिक्स, ये सब तुमको पढ़ने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिलेबस तुम्हारा बहुत ही हल्का हो चुका है। क्यों ना मैं जाऊं दोबारा BHU में, क्यों ना मैं BHU के सपने देखूं, मुझे पूरा हक है, अधिकार है, आई हैव एवरी रीज़न टू गो फॉर इट। तो पहली बात तो सिलेबस हो गया कि बहुत कम है, तुमको इससे अच्छी बात क्या होगी। दूसरी चीज़, अभी ये कम था क्या कि पैटर्न आ गया। पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न कहता है कि सर 40 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 50 इन ईच डोमेन सब्जेक्ट। अगर तुम BHU BSc बायो सप्लाई करना चाहते हो, 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चन बायो, मैथ्स के हो तो 40 क्वेश्चन बायो, मैथमेटिक्स। 50 में से 10 क्वेश्चन तुमको छोड़ देने होंगे, ऑप्शन तुम्हारे पास है, यानी 20%। ये तो आधा पहले ही हो चुका, सिलेबस तो आधा पहले ही काट दिया। जो आधा बचा, आधे से भी कम बचा है वैसे, जो आधे से भी कम बचा उसमें भी तुमको बोल दिया भैया 10 क्वेश्चन नहीं करना है, अपने हिसाब से 40 क्वेश्चन करके आ लो। अब क्या लोगे? कोई बायो का बच्चा है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दिक्कत है, इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन तंग करते हैं, कह देगा ठीक है 10 क्वेश्चन कब छूट मिलती है ना, देख लूँगा, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। अब तुमको क्या चाहिए? अगर 40 में से 4-5 क्वेश्चन और कम कर दो, तुम 35 क्वेश्चन भी करके आओ, क्या दिक्कत है? तो 50 में से 35 क्वेश्चन क्यों नहीं कर लोगे? 15 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। एक जनरल बात कह रहा हूँ, अब सब बच्चे तो 40 क्वेश्चन करके नहीं आ पाएंगे ना, क्वेश्चन कुछ तो 2-3 क्वेश्चन कम भी तो करेंगे, प्रैक्टिकल जो बात है वो कर रहा हूँ। तो अगर तुम 35 क्वेश्चन भी मार्क करते हो, रेंज करते हो, तो 11 तो पूरा हट गया, 12th में भी तुमको 50 में से तुमको ऑलमोस्ट तुमको 35 क्वेश्चन करने होंगे अच्छे स्कोर करने के लिए। अब क्या चाहिए? ये भी चीज़ तुम्हारा आसान बना रहा है। अब कुछ बच्चों को लग रहा है इससे यहाँ तो ठीक है, लेकिन पूरा देश के बच्चे तो परीक्षा देंगे, कंपटीशन तो हाई होने वाला है, रैंक तो बहुत ज़्यादा आएगी, नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तुमको बताता हूँ कि तुमको क्यों इस एग्जामिनेशन को समझने की ज़रूरत है कि वाई दिस इज सो इजी। तो सुनो, कंपटीशन लेवल पूरा नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। क्यों? सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होने वाली है। मतलब क्या है, तुमको मैंने बताया था कि CUET कोई रैंक वैंक नहीं निकालेगा। तुमने परीक्षा दिया, तुम्हारा मार्क्स आया, ये लो तुम्हारा मार्क्स, लो तुम फिजिक्स में इतना पाए, लो तुम केमिस्ट्री में इतना स्कोर किए, लो तुम मैथमेटिक्स में इतना किए, जाओ तुमको लेकर के जिस यूनिवर्सिटी में जाना है जाओ, बस यही कॉन्सेप्ट है। CUET के पास गए, CUET द्वारा परीक्षा लिया, मार्क्स दिया, जाओ तुमको पूरे देश में जहाँ जाना है जाओ, जिस कॉलेज में जाना है ये मार्क्स लेके जाओ। तो कोई AIR नहीं निकलने वाला है, ऑल इंडिया रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं होने वाली है। अभी भी अगर BHU में
1 लाख बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर अगर BHU मैथ्स के लिए जाते थे, अभी भी 1 लाख ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है। BHU में वही जाएगा जो जिसका मन होगा BHU अप्लाई करने का। ऐसा नहीं कि बस CUT एग्जाम दिए और BHU के लिए एलिजिबल, ऐसा नहीं है। CUT एग्जाम देने के बाद तुम BHU में एलिजिबल तभी होगे जब तुम BHU के लिए ऑप्ट करोगे, BHU के पैरामीटर तुम खरे उतरोगे। जैसे कोई साउथ का बच्चा है, मान लो साउथ में कोई बच्चा है, CUT एग्जाम दिया, CUT में टॉप कर गया, लेकिन उसने BHU के लिए अप्लाई किया ही नहीं है, तो ही इज अ टॉपर ऑफ CUT ऑन रफली, हालांकि रैंक नहीं बताकर बात कह रहा हूँ, और CUT टॉप किया है मगर BHU उसको कंसिडर करेगा ही नहीं क्योंकि उसने BHU को अप्लाई किया ही नहीं है। तो अभी भी BHU में उतने ही लोग आने वाले हैं जितने आते पहले भी, तो अभी भी तो BHU में बच्चों वही आएंगे इसका मन होगा BHU में आने का। तो अगर कोई दूर दराज का बच्चा अगर एग्जामिनेशन देगा, इट डजंट मीन कि ही और शी विल बी कंसिडर्ड फॉर BHU अनलेस ही और शी अप्लाइज फॉर इट। तो बातों को समझो, CUT एग्जाम देकर तुम BHU में एलिजिबल नहीं हो सकते हो जब तक तुम उसके अप्लाई ना करो। तो अप्लाई कौन करेगा? वही करेगा जिसको BHU में जाने का मन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अप्लाई कर दिया, हमारा BHU में जाने का मन नहीं है, बात खत्म हो गई। तो कंपटीशन लेवल क्या होगा? टफ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एज इट इज। अगर तुम पूछोगे सर कि पहले से इस बार में क्या है, कोई फर्क नहीं है। जिसको BHU के लिए एग्जामिनेशन देना था वही एग्जामिनेशन देगा, जिसको BHU के अप्लाई करना वही अप्लाई करेगा। सब लोग एग्जामिनेशन जो देंगे वो BHU के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिसका मन था वही होगा, अब जिसका मन था वो तो पहले भी आता। अगर BHU अपना अलग एग्जामिनेशन करता और जिसका मन होता BHU का, वो तो पहले भी आता BHU में। तो जिसका मन होगा वो पहले भी आता, जिसका मन है वो अभी भी आएगा। तो मतलब कहने का है कि जिनका BHU में पढ़ने का मन था, जिनको अप्लाई करना था, वो पहले भी आते जब BHU अपना अलग से परीक्षा करवाता, अभी भी आएंगे जब CUT के थ्रू हो रहा है। बेमन वाले नहीं आएंगे कि बस एग्जामिनेशन दे दिया अपने आप BHU में हमारा कंसिडर हो जाएगा। ये वहाँ होता है जहाँ पर पे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है कि चलो ऑल इंडिया रैंकिंग निकालो, सारे के सारे BSc के बच्चों का ऑल इंडिया रैंकिंग। ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम माइंड बनाओ। कोई ऑल इंडिया रैंकिंग फैंकिंग नहीं आएगी तुम्हारी, सिर्फ तुम जो BHU अप्लाई करोगे वही लोग BHU के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा, सबको नहीं। तो कंपटीशन लेवल वैसे ही है जैसे पहले था। अगर 1 लाख बच्चों को एग्जामिनेशन देना था BHU के लिए, अभी भी 1 लाख ही देंगे उनको BHU में देना है। तो CUT में BSc के लिए कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं? शायद 10 लाख बच्चे अप्लाई करें, शायद CUT के थ्रू 10 लाख बच्चे BSc के एग्जाम दें, लेकिन 10 लाख जो BSc के एग्जाम देंगे वो 10 लाख सारे के सारे BHU में कंसिडर नहीं होंगे। सिर्फ वही होंगे जो BHU के लिए अप्लाई करेंगे। मान लो कहा कि 80,000 लोगों ने BHU के लिए, सबने 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन 80,000 लोगों ने कहा कि BHU के लिए मुझको अप्लाई करना है। तो अब जो होगा 80,000 के हिसाब से फिर हमारी रैंकिंग बनेगी। 10 लाख नहीं, 10 लाख से क्या फर्क, एग्जाम 10 लाख में दिया CUT का ना, BHU में कौन लोग इंटरेस्टेड है वहाँ की बात करो। तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है कि सारे बच्चों को मिला करके एक रैंक निकाल दो पूरे देश का, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे IITs में होता है ऑल इंडिया रैंकिंग, नीट में होता है ऑल इंडिया रैंकिंग, वैसा कुछ नहीं है। अब IT में क्या हो, रैंक निकाल दिया, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, सबका अपने 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 हिसाब से एडमिशन हो रहे हैं। नीट में AIR निकल गया, उसके हिसाब से काउंसलिंग चल रही है। यहाँ ऐसा नहीं है। CUT तुमको सिर्फ एग्जामिनेशन लिया, मार्क्स लिया, जाओ जाओ जहाँ तुमको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है मार्क्स दिखाओ, बाकी को वो समझो तुम समझो, हमसे मतलब नहीं है। हमको एग्जामिनेशन लेना था, मार्क्स लेना था, मैंने काम कर दिया। तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है, AIR जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, रैंकिंग फैंकिंग नहीं आएगी। BHU में उतने ही बच्चे अभी भी अप्लाई करेंगे जितने पहले करते आए हैं। पूरे देश के बच्चे, आई रिपीट, मार्क माई वर्ड, पूरे देश के बच्चे BHU के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। चीज़ें अभी भी वैसे ही हैं, सिंपल है। ये सब चीज़ें तो और भी आसान तुम्हें कर दिया है, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एज इट इज। तो तुमको देखना होगा कि यार चीज़ें हमारे लिए की जा रही हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ये हमारा काम आसान कर रहा है।
और चौथी वजह मैं तुमको बताऊँ, मान लो अभी इस साल लैंग्वेज या जनरल टेस्ट लैंग्वेज या जनरल टेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना तुम्हें किसी लैंग्वेज के एग्जामिनेशन हो। हम सिर्फ BHO की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ BHO की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ BHO की बात ही करूँगा। BHO में अभी कोई ना लैंग्वेज टेस्ट से होकर तुम्हें गुजरना है, ना ही कोई तुमको जनरल टेस्ट देना है। BHO BSc की बात मैं कर रहा हूँ, अदर कोर्सेज की नहीं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आ जाए, भगवान जाने। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कहते नहीं भाई हम जनरल टेस्ट लेंगे, हमको बच्चे का एप्टीट्यूड भी चेक करना है, हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। अगर रैंकिंग ना बनाने का तो कह देगा नहीं इतना क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए जनरल टेस्ट में। ऐसा कह सकता है कि चलो हम रैंकिंग तुम्हारा नहीं बनाएंगे, लेकिन जनरल टेस्ट में इतना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, ऐसा आ जा सकता है। तो फिलहाल ये दो चीज़ें नहीं है, तुम्हारे लिए राहत की बात है। नेक्स्ट ईयर शायद आ जाए, हू नोज़। तो ये जनरल टेस्ट लैंग्वेज जैसा कुछ जगहों पर है, यहाँ पर नहीं है। तो तुम ये बताओ कि BHO BSc में हमारा रास्ता कैसे कठिन हो सकता है और क्यों ना आसान हुआ, ये बताओ। सिलेबस तुम्हारे शॉर्ट हो गए, 50% से भी कम हो गए, क्लियर है। पैटर्न बहुत आसान है, तुम्हें क्वेश्चंस छोड़ने की परमिशन देता है कि तुम्हें 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। NCERT का लेवल है, बाहर की कुछ चीज़ें पढ़नी नहीं है। कंपटीशन लेवल एज इट इज़ रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही होंगे जनरली जितने होते हैं। पूरे देश के बच्चे BHO में नहीं आने वाले हैं। देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, देयर इज़ नो ऑल इंडिया रैंकिंग। एंड फोर्थ इज़ कि भाई ना कोई लैंग्वेज की बात है, ना कोई जनरल टेस्ट की बात है। ले दे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो मुझको ये बताओ क्यों ना मैं BHO BSc के लिए जाऊँ पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे होप के साथ, पूरे विल पावर के साथ। क्यों ना मैं जाऊँ, क्यों ना मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँ, क्यों ना मैं पॉजिटिविटी के साथ जाऊँ कि नहीं इस बार तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्यों ना मैं ऐसा करूँ? कोई ऐसा रीज़न बता दो कि मुझको लगे यार नहीं चीज़ें कठिन हो गई, कोई बता दो। एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाओ। कि तुम्हारे चीज़ें बहुत आसान कर रहा है। स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं वो समझें कि तुमने ये ड्रॉप किया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हारा ड्रीम है BHO, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अब भी बच्चों समय है। वी हैव अराउंड 70-75 डेज, स्टिल 75 डेज प्लस ही मान के चलो अभी भी है। क्यों ना हम इस पर पूरा जी जान से लगे। तो जो बच्चे भी BHO BSc के लिए भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, प्रिपरेशन में लगे हैं, उस सबसे मेरा एक अपील होगा कि दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत अच्छा तुम्हारा टाइम है ये। यू हैव एवरी रीज़न टू गो फॉर इट। बार बार मैं कह रहा हूँ, यू हैव एवरी रीज़न टू गो फॉर इट। जाओ, एग्ज़ाम दो, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मुझको बताना इस ज़रूरत है क्योंकि बहुत बच्चे परेशान, मुझसे बहुत क्वेश्चन सर कैसे होगा, पूरे देश के बच्चे एक साथ आएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम तो रैंक में कहाँ फेंकाएंगे, मुझको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू सी कि क्या तुम्हारे लिए अच्छी है, क्या तुम्हें खराब है। तो जिन बच्चों के उनमें डाउट था कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कठिन है, आसान है, तो उन सबको एकदम मैं क्लियर कर दूँ कि चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसका फ़ायदा उठाओ यार, इसका फ़ायदा उठाओ, मैं यही तुमसे कहूँगा। बहुत अच्छा तो है, बस अपॉर्चुनिटी है BHO में जाने के लिए, ठीक है। तो यही तुमको समझना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन करो तो देखो, मन से करो, समय में बस अभी भी बहुत ढेर सारा बचा हुआ है, इसमें एक्सीलेंट परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं फिर एक बात और तुम सबसे कहूँगा, जो भी BHO BSc के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट के प्रिपरेशन के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, या बैकलॉग मत रखा करो, बस ये बहुत तकलीफ होता है मुझको। लेक्चर्स तुरंत दे के कंप्लीट करो कि यार देखा आज पूरा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा सर, मुझको पिंच करो कि सर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट, मुझको पिंच करो कि सर दीजिए, ठीक है। ऐसे बैठो मत, बैठोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं इस क्लास में, और हमारा प्रिपरेशन जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। फिजिक्स का तो खैर मतलब हम लोग, अब क्या ही मैं बोलूँ, तुम एग्जामिनेशन देखना, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और एकदम हम लोग अच्छे से परफॉर्म करके, ठीक है।
तो मेक योर माइंड, बी पॉजिटिव एंड विद गुड एंथुजियाज्म लग जाओ प्रिपरेशन पे, और इस बार क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। और भी बहुत कुछ बातें हैं, बट टाइम टू टाइम मैं तुमसे डिस्कस करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। और मन में कोई डाउट है, तकलीफ है, समस्या है, तो खुल के बोलो, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, मैं उसको ज़रूर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज का सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।